जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और आज जो हम करने वाले हैं वो है गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान जैसे इन्होंने प्रकरण 5 सामान्य परिचय में बांटा है। गद्य साहित्य की वर्तमान गति देखें तो क्या है, यानी इस तृतीय उत्थान में ये कहते हैं कि हम वर्तमान काल पे पहुंचते हैं जो अभी चल रहा है। जब शुक्ल जी कहते हैं कि हम वर्तमान काल में आते हैं और देखते हैं कि हिंदी में क्या चल रहा है, तो इसमें कहते हैं कि आकर हिंदी गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर जाके देखते हैं तो कई रास्ते खुलते हैं, जिनमें कई एक पर तो बिलायती गलियों के नाम की तख्तियाँ लगी हैं। हमारे गद्य साहित्य का ये काल अभी हमारे सामने है। इसके भीतर रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ भी कहेंगे वो इस काल का अपने संबंध में उनका क्या निर्णय होगा ये चीज़ रखेंगे। सच पूछिए तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर आ सके। इससे यहाँ आकर हमें अपने गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण ही इस दृष्टि से मिलता है कि उनके भीतर की भिन्न भिन्न जो विशेषताएं हैं वो क्या दिखती हैं। यानी जो सामान्य परिचय प्रकरण 5 है तृतीय उत्थान में गद्य साहित्य की वर्तमान स्थिति पे बात करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि ये तो वर्तमान हमारे सामने चल रहा है और हम ध्यान देते हैं कि वर्तमान समय में हिंदी गद्य साहित्य में क्या क्या हो रहा है। कहते हैं कि सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि लेखक और ग्रंथकारों की जो दिन दिन बढ़ती संख्या, ढेर सारे लेखक भी बढ़ रहे हैं, ग्रंथकार भी बढ़ रहे हैं और ये जो 20-21 वर्षों के बीच जो हिंदी साहित्य का मैदान काम करने वालों से पूरा पूरा भर गया है, जिससे उसकी कई अंगों की बहुत अच्छी पूर्ति हुई, पर साथ ही बहुत सी फालतू चीज़ें भी इधर उधर बिखरी हैं। यानी आप ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य में एक समय तक कहते कि गद्य साहित्य लिखने वाले नहीं थे। अब ऐसी समस्या नहीं रही हमारे सामने, अब तो लिखने वाले लेखक भी भरमार हो गए, ग्रंथकार भी भरमार में आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब जो है जो ठोस चीज़ें लिखनी चाहिए, जो शोध विषय के तहत आए, जिसमें छानबीन करके लेखन होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। बहुत सतही तौर पे लेखन भी शुरू हो गया। जैसे भाषा का पूरा अभ्यास और उस पर अच्छा अधिकार रखने वाले जो प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक ठीक परखने वाले अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला, वैसे ही केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने से आंख खोलने वाला यूरोप की हर एक नई पुरानी बात को अब आधुनिकता का एक चोला पहना दिया जाता है और सबके सामने रख दिया जाता है। यानी बहुत सी अनाड़ीपन की बातें भी अब चल पड़ी हैं। तो इनके साथ में शुक्ल जी की ये भी चिंता है कि अब तो ये समस्या नहीं कि कोई गद्य लेखन नहीं कर रहा है। इसके पहले वाले काल में ये बताते थे कि बहुत सारे लोग कहते अरे मुझे तो हिंदी ही नहीं आती। फिर एक आ गया अरे हिंदी नहीं आती तो लेखन काम में थोड़ा सा अपना हाथ चलाओ तो धीरे धीरे आ जाएगा। और आज ये समय हो गया कि लिखने वाले भरमार हो गए, लेकिन लिखने की जो शैली होनी चाहिए, जो परिनिष्ठित शैली होनी चाहिए, जो कुछ ऐसा लिखो कि जो सार्थक, वो चीज़ तो रही नहीं गया। अब एक बहुत बड़ी ये चिंता की बात है। कहते ये हुआ कि इनके कारण हमारा सच्चा साहित्य रुका तो नहीं, पर जो ये व्यर्थ की भीड़ भाड़ के बीच ओट में जरूर पड़ गया। क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, क्या समालोचना, सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो विलायती मंत्रों का उच्चारण, विलायती मंत्र मतलब अंग्रेजी की वो ध्वन्यात्मकता, वो गूंज सुनाई देती है। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जन्मस्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते। हंसी तो तब आती है जब कुछ ऐसे व्यक्ति भी मध्य युग की प्रवृत्ति, क्लासिकल, रोमांटिक, इन शब्दों का भी प्रयोग बढ़िया करते हैं। जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर रहा, अंग्रेजी भी नहीं जानते, वो भी क्लासिकल, मध्ययुग ऐसे टर्म का यूज करते हैं। इन पे शुक्ल जी कहते हैं मुझे हंसी आती है। अब जैसे कहते हैं उपन्यास में ही देख लो, एक और तो प्रेमचंद जैसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार है जो हिंदी की कीर्ति का देश भर में प्रसार करे हैं, और दूसरी ओर उनकी भरपेट निंदा करके टॉल्स्टॉय का पापी के प्रति घृणा नहीं दया वाला सिद्धांत पे लेकर दौड़ते हैं। एक दूसरा आता है जो दया वाले सिद्धांत के विरुद्ध यूरोप के साम्यवादी सिद्धांत को ला भिड़ाता है और कहता है कि गरीबों का रक्त चूस कर उन्हें अपराधी बनाना और फिर बड़ा बनाकर दया दिखाना तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। तो वो बड़े जोश के साथ ये बताता है, ऐसे मनोवृत्ति का समर्थन करता है। साहित्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए जो पद्दलित अकिंचन में रोष, विद्रोह, आत्मगौरव का संचार करे। तो चिंता ये बात की है कि प्रेमचंद जैसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार भी रहे, दूसरे वाहवाही लूटने के लिए साम्यवादी सिद्धांतों के पथ प्रदर्शक रूप में आते हैं जो कि कुछ नहीं करते हैं। एक और कहते हैं कि अगर आप देखो नाटक विधा में तो जयशंकर प्रसाद जी जैसे लोग आते हैं जो प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ति लेकर चलने वाले नाटकों की रचना के लिए काल विशेष के भीतर तथ्य बटोरने वाला कैसा विस्तृत अध्ययन करते हैं, सामाजिक स्थिति के ब्यौरों को लाके सामने रखते हैं, सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते हैं, कल्पना करते हैं।
दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे नाटकों के प्रति उपेक्षा सा भाव रखते हैं, भाव दिखाते हुए बर्नार्ड शॉ आदि का नाम भी लेते हैं और कहते हैं कि देखो आधुनिक युग तो समस्या नाटकों का है। अब देखिए ये बहुत बड़ा व्यंग है। जब आप आधुनिक काल में जब नाटक विधा पढ़ेंगे, जब हम हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधा में रामचंद्र तिवारी जी का जो है गद्य की विविध विधा पे हम एक एक करके बात करेंगे, जैसे जैसे नाटक विधा वगैरह हुआ, तो वहाँ पे बर्नार्ड शॉ या आजकल समस्या नाटक, ये सब बहुत ज़्यादा आप देखते हैं प्रचलन में आ रहा है, जैसे सिंदूर की होली समस्या नाटक। तो कहते हैं कि कुछ लोग तो आजकल कहते हैं बर्नार्ड शॉ आदि का नाम लेके कि आज का समय तो समस्या नाटकों का है। ये ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संस्कार संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप यूरोप का खड़ा किया हुआ है, पर इसका क्या मतलब है कि युग का सारा रूप विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूप को लेकर रूपवान बनते चले। हमारा मतलब ये है, कहते हैं कि हमारा ये मतलब नहीं कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ हो ही ना। अरे ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल अपना द्वार बंद कर रखा है, नहीं। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता निकालना है, वाद प्रतिवाद प्रवृत्तियों के बारे में बातचीत करना है, तो पहले तो उन पे अच्छे खासे विचार कर लो, उनको बढ़िया से समझ लो। ये नहीं कि अनाड़ीपन की तरह विश्व साहित्य का स्वरूप, जिसे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन की तरह लाके हमारे सामने परोस दो। तो ये एक चिंता वाली बात है। और कहते हैं नाटक उपन्यास की तो बात कर ली, लेकिन आज भाषा की जो बुरी दशा है, बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े बड़े पोथी लिखने लगते हैं, जिनमें व्याकरण की भद्दी भूले कर देते हैं, कहीं कहीं तो वाक्य विन्यास भी ठीक नहीं रहता। फिर वो इतनी बड़ी बड़ी पोथी क्यों लिखते हैं? अच्छा, व्याकरण की बात तक तो भूल क्षम्य भी है, लेकिन अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान ना रहने के कारण कुछ लोग उसके स्वरूप को भी बिगाड़ देते हैं, और वे अंग्रेजी के शब्द वाक्य और मुहावरे ज्यों के त्यों यहाँ पे रख देते हैं। इससे हिंदी के एक तरीके से अगर देखें तो अवहेलना ही हुई ना। नीचे के अवतरणों से ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पंक्ति देखो, उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन ने स्थान पा लिया होगा। ये कुंडली चक्र उपन्यास से है। क्या संभव नहीं कि भारत के बड़े बड़े स्वार्थ कुछ लोगों की नामावली उपस्थित करे, तो आपको ये पंक्ति पढ़ के ही लगेगा कि ये कहाँ से कहाँ पे भिड़ा दिया गया, कुछ इसका अर्थ सिर पैर निकल रहा है। अब ये कहते हैं कि ऐसे हम कहानी की बात करें, तो जो तीसरा उत्थान है उसमें हमारा उपन्यास कहानी साहित्य सबसे ज़्यादा समृद्ध हुआ। यानी ये जो कालखंड है, जिनको समान परिचय प्रकरण 5 में इन्होंने विभाजित किया, कहते हैं कि इस समय अगर देखें तो हमारा उपन्यास कहानी बहुत समृद्ध हुआ इस काल में। नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए, वो तो हमारे साहित्य की एक निधि है। उनके अलावा पंडित विश्वम्भर नाथ कौशिक हैं, बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं, जनेन्द्र कुमार हैं। ये कुछ ऐसे सामाजिक उपन्यासकार हैं, वृंदा लाल वर्मा है, ये ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार है कि हमारा उपन्यास भंडार इनसे बहुत समृद्ध हुआ, बहुत सुंदर हुआ। सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले जो राष्ट्रीय तथा आर्थिक आंदोलन, उनका भी आभास मिलता है। तालुकोदारों के अत्याचार, भूख, किसानों की दारू दशा के बड़े चटकीले चित्र इनमें प्राय देखने को मिलते हैं। इन संबंध में केवल यही हमको कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें ही लेकर नहीं चलना चाहिए, वस्तु स्थिति पर भी अपना व्यापक दृष्टि में डालना चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी राज जमने पर भूमि की उपज या आमदनी पर जीवन निर्वाह करने वाले की और नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति है। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि राज कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों के सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है या नहीं। फिर कहते हैं कि जमींदारी के अंतर्गत हम देखते हैं कि 98% साधारण जमींदार को ले, 2% बड़े बड़े तालुकों जमींदारों के तहत हम 98% साधारण जमींदारों को लेना चाहिए और प्रतिशत बड़े बड़े तालुकादार को नहीं। किसान और जमींदार एक तो सरकार की भूमिकर संबंधी नीति से पिसते आ रहे हैं, दूसरे उन्हें भूखों मारने वाले नगरों के व्यापारी जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुई भूमि की उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घटाते रहते हैं। भाव किसानों जमींदारों के हाथ में नहीं है। किसानों से 20 सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी जो है वही चीज 7-8 सेर के भाव से बेचा करते हैं। तो नगरों के मजदूर तक पान बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं और गांव के जमींदार और किसान नष्ट कष्ट से किसी प्रकार दिन काटते। कहने का मतलब यही है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर ये देखना चाहिए कि केवल राजनीतिक दलों की बात को लेकर ही ना चलना चाहिए, बल्कि साहित्य को राजनीति के ऊपर रहने देना चाहिए, सदा उनके इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। तो ये जो पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा जो है जो साहित्य है उसे जो है राजनीति के इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। और वैसे भी जो जैसे आपने देखा होगा कि प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं,
तो हमारे उपन्यास की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। अगर वो गोदान लिखते हैं, सेवा सदन लिखते हैं, प्रेमाश्रम लिखते हैं, तो उनके निकट, प्रेमचंद जी के निकट आस-पास आप देखेंगे कि जितने प्रकार की समस्या हर एक उपन्यास में वो उन समस्याओं को रखते हैं राजनीति से परे जाके। तो ये कहते हैं शुक्ल जी कि वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके अलग-अलग वर्गों में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं, आवश्यकता अनुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। समाज के बीच खान-पान के व्यवहार तक में जो भद्दी नकल होने लगी है गर्मी के दिनों में, सूट-बूट कसकर टेबलों पर जो प्रीति भोज होने लगा, उसको हँसकर उड़ाने की सामर्थ्य उपन्यासों में ही है। तो ये देखिए तंज कसा गया है, क्योंकि अंग्रेज़ों का समय और हमारे भारतीय जो हितकर है, जो यहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ का पहनावा अलग है। लेकिन कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में भी जो लोग सूट-वूट कस कर टेबल पे बैठ के प्रीतिभोज होने लगा है, तो ये चीज़ें, इन मुद्दों को हम असल में कहाँ जो है आवाज़ दे सकते हैं, वो सामर्थ्य जो है उपन्यासों में ही है। लोक या किसी जनमानस के बीच काल की जो भी गति है, जो गूढ़ चिंतन है, वो हम कहाँ पे लाके रख सकते हैं? निसंदेह उपन्यास में ही रखा जा सकता है। कहते हैं कि लोक की सामयिक परिस्थितियाँ तक ना ही रहकर जीवन के नित्य स्वरूप की विषमताएँ और उलझनें सामने रखने वाले उपन्यास भी यूरोप में लिखे गए और लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल से निर्धारित चला आ रहा है, जैसे पाप और पुण्य क्या है, उसकी मीमांसा में भी उपन्यास आ चुका है। चित्रलेखा आपने देखा होगा भगवती चरण वर्मा जी का, तो पाप और पुण्य जो है, उसकी मीमांसा में भी कह रहे हैं कि उपन्यास आ चुके हैं। ऐसे ही उपन्यासों का लक्ष्य जहाँ क्रमशः ये होता गया है, ऊँचा होता गया है, जो जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन और अनुभव करने वाले बड़े कवि इधर उपन्यास के क्षेत्र में काम करते दिखाई दे रहे हैं। वो तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में बाबू भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा नाम का इस ढंग का एक सुंदर उपन्यास लिखा है। चित्रलेखा जो ये उपन्यास है बाबू भगवती चंद का, इस पे मूवी भी बनी है और पाप और पुण्य को इतने अच्छे से समझाया गया है, आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो द्वितीय उत्थान है, द्वितीय उत्थान के भीतर जो है बंगला से अनुवाद किया हुआ उनके आदर्श पर लिखे गए उपन्यासों में देश की जो सामान्य जनता की जो गृहस्थी जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उनके भी बड़े मार्मिक और अच्छे चित्र किए जा रहे हैं। जैसे प्रेमचंद जी के उपन्यास में आप देखेंगे तो निम्न और मध्यम श्रेणी के गृहस्थों का जीवन बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पर इधर बहुत से ऐसे उपन्यास भी सामने आ रहे हैं जो देश के सामान्य भारतीय जीवन से हटकर बिल्कुल वो यूरोपीय रहन-सहन के सोच में ढले हुए ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं। उनमें जैसे बात की जा रही तो मिस्टर, मिसेज़, मिस, प्रोफेशनल, हॉस्टल, क्लब, ड्राइंग रूम, टेनिस, ये सभी चीज़ें। ये ठीक है कि अंग्रेजी शिक्षा के दिन-दिन बढ़ते हुए प्रचार से जो देश के आधुनिक जीवन का एक पक्ष है, तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन क्या हम अपने भारतीय रहन-सहन, खान-पान, रीति-व्यवहार इनके बीच रहने वाले हैं? तो देश के असली मुद्दे कौन हैं? देश के असली मुद्दे हमारे भारतीय जीवन के मुद्दे हैं। हमें इनको जगह अपने उपन्यासों में देना चाहिए। यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यास हुई, ये जो बात हुई है सामाजिक उपन्यास की बात हुई। अब जैसे कहते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम देखने को मिलेगा। एक प्रकार से ये मान लिया जाए कि जब तक भारतीय इतिहास के अलग-अलग काल में आप देखें कि वहाँ की सामाजिक स्थिति, संस्कृति को अलग-अलग करके देखने जाएँगे तो ब्यौरे देते आप कहेंगे कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। इन्हीं द्वितीय उत्थान के भीतर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बंग भाषा से अनुवाद करके लाए गए, उनमें देश काल की परिस्थिति का अध्ययन ही नहीं किया गया। यानी जो भी आपने बंगला भाषा से भी जो अनुवाद करके अपने यहाँ पे लेके आए, कहते हैं वहाँ पे तो आपने देश काल परिस्थिति का अध्ययन तो किया नहीं। अब मान लो कोई भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जा रहा है, तो यदि मान लो कह दिया गया कि बाबर के सामने हुक्का रखा जाएगा, गुप्त काल में गुलाबी फिरोजी रंग की साड़ियाँ, इत्र, ये सभी चीज़ें। तो इसे ज़मीन पर बहुत समझ-बूझ कर पैर रखना होगा, ये समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो जो ऐतिहासिक उपन्यास है, वो किस ढंग से लिखना चाहिए, ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री राखाल दास बंदोपाध्याय ने अपने करुणा, शशांक और धर्मपाल नामक उपन्यासों द्वारा अच्छी तरह दिखा दिया है। यानी जो राखाल दास बंदोपाध्याय ने करुणा लिखा, शशांक लिखा, धर्मपाल लिखा, कहते हैं कि पहले 2 के अनुवाद हिंदी में हो गए हैं। और खेद इस बात की है कि इसी समीचीन पद्धति में प्राचीन हिंदू साम्राज्य के भीतर की कथा वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास नहीं लिखे गए। नाटक के क्षेत्र में अलपत्ता स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद्धति को अपनाया और आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक आधार पर इनका ध्रुव स्वामी हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, बहुत अच्छे-अच्छे नाटक लिखे। और इस पद्धति पे जब उपन्यास लिखने की बात आई, तो कहते हैं कि हमने उनसे बहुत बार किससे अनुरोध किया? प्रसाद जी से। कई बार ये कहा कि ठीक है, आप जो है नाटक तो बहुत लिख रहे हैं ऐतिहासिक आधार पे, एक काम करिए कुछ उपन्यास भी लिखिए। तो कहते हैं कि
जब हमने शुक्ल जी ने कहा कि जब हमने प्रसाद जी से कई बार कहा, तो जिसके अनुसार ये हुआ कि शुंग काल यानी पुष्यमित्र अग्निमित्र का समय, उसका चित्र उपस्थित करने वाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे वो अधूरा ही छोड़कर चले गए। यानी शुक्ल जी ने प्रसाद जी से कहा था लिखने के लिए कि आप जो है जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं वैसे ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखिए। तो उन्होंने कहा कि बात मानी और लिखना भी शुरू किया, लेकिन समस्या क्या थी? बहुत ही समय से पूर्व जो है प्रसाद जी चले गए, हमारे देश का दुर्भाग्य है। और वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल अगर आप देखें तो ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में देखेंगे तो बाबू वृंदावन वर्मा दिखाई देंगे। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्य युग के प्रारंभ में जो बुंदेलखंड की स्थिति थी, गढ़ कुंडार और विराटा की पद्मिनी, यूपी हायर कमीशन में आप देखेंगे तो विराटा की पद्मिनी सिलेबस में लगा है, हमने चैनल पे कराया है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है ये। और बाकी इनका गढ़कुंडार भी है, विराटा की पद्मिनी। तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी ने मध्य युग के प्रारंभ में जो बुंदेलखंड की स्थिति है, तो ये दो बहुत सुंदर उपन्यास लिखे, जिसमें तो विराटा की पद्मिनी की कल्पना तो अत्यंत रमणीय है, हमने पढ़ा भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो। अब कहते हैं कि उपन्यासों के भीतर हमें लंबे लंबे दृश्य वर्णन तथा धारा प्रवाह भाव व्यंजनापूर्ण भाषा की जो प्रथा पहले थी, वो यूरोप में बहुत कुछ छाट दी गई, अर्थात वहाँ उपन्यासों से काव्य कर्म बहुत कुछ हटा दिया गया है। बात वहाँ नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में यथातथवाद की प्रवृत्ति के साथ साथ हुई। इस उपन्यास कला को अपनी निज की विशेषता निखर कर झलकी, इसमें कोई संदेह नहीं। वो विशेषता ये है कि घटनाएं और पात्रों के थोड़े से मार्मिक शब्द ही हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण कर देते हैं। इस तृतीय उत्थान का आरंभ होते होते हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यास का ये पूर्ण विकसित और परिष्कृत स्वरूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंद जी आए। द्वितीय उत्थान के मौलिक उपन्यासकारों में शील वैचित्र की उद्भावना नहीं के बराबर थी। जो द्वितीय उत्थान था जिसमें मौलिक उपन्यास की बात करें तो शील वैचित्र की उद्भावना नहीं के बराबर थी। प्रेमचंद जी के ही कुछ पात्रों में ऐसे स्वाभाविक ढांचे की व्यक्तिगत विशेषताएं मिलने लगी, जिन्हें सामने पाकर अधिकांश लोगों को ये ऐसा महसूस होने के लगा, ऐसी व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची है, जिसे झूठी विशेषता और वर्तमान विशेषता दोनों से अलग समझना चाहिए। आगे कहते हैं कि अंतः प्रकृति या सील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंद जी के दो एक उपन्यास में विशेषता गबन में देखने में आता है। सत और असत, भला और बुरा दो सर्वथा अलग अलग चीजें हैं, और इस तरीके से इन्होंने पात्र को निर्माण किया। और फिर अस्वाभाविक प्रथा भी इस तृतीय उत्थान में बहुत कुछ कम हुआ, पर मनोवृत्ति की अस्थिरता का वो चित्र अभी बहुत कम दिखाई पड़ा। आगे कहते हैं कि उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का, यानी उपन्यास तो उतना नहीं हुआ, लेकिन छोटी कहानियां बहुत ज्यादा आई। कहानियाँ बहुत तरह की लिखी गई, अनेक प्रकार के रंग रूप सब कहानियों के थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे कहाँ से हमने लिए? पश्चिम से। कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहाँ से लिए? पश्चिम से लिए। ये ढांचे भी सुंदर है, और हम ये समझते हैं कि ढांचों ही तक रहना चाहिए। पश्चिम में अलग अलग दृष्टि से किए हुए जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उनके संबंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धांत भी हम समझते चले आ रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। उपन्यास और छोटी कहानियों का हमारे वर्तमान हिंदी साहित्य में इतनी अनेक रूपता के साथ विकास हुआ, उनके संबंध में हम अपने कुछ स्वतंत्र सिद्धांत भी रख सकते हैं, अपने ढंग पर उनके भेद उपभेद भी कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता समझने के उदाहरण लीजिए। छोटी कहानियों की जो आदर्श और सिद्धांत अंग्रेजी की अधिकतर पुस्तकों में दिए गए हैं, उनके अनुसार छोटी कहानियों में सील या चरित्र विकास का अवकाश अवकाश नहीं रह जाता। पर प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो इनकी कहानी है, जिसमें चरित्र चित्रण के अलावा कुछ है ही नहीं। जिस संग्रह के भीतर ये कहानी लिखा है, उसकी भूमिका में प्रेमचंद ने कहानी में चरित्र विकास को बड़ा भारी कौशल कहा है। छोटी कहानियों के जो छोटे मोटे संग्रह निकलते हैं, उनमें भूमिका के रूप में अंग्रेजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत प्राय रख दिए जाते हैं। फिर कहते हैं उपन्यास और नाटक दोनों से काव्य तत्व का अवयव कुछ निकालने की प्रवृत्ति किस प्रकार यूरोप में हुई, और दृश्य वर्णन, प्रगल्भ, भाव व्यंजना, अलंकारिक चमत्कार आदि किस प्रकार हटाए जाने लगे, इसका उल्लेख अभी कराए हैं। उनके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासों के ढांचे में भी कुछ परिवर्तन हुआ। परिच्छेदों के आरंभ में लंबे लंबे काव्य में दृश्य वर्णन जो पहले रहा करते थे बहुत कम हो गए। पात्रों के भाषण का ढंग भी कुछ अधिक स्वाभाविक और व्यवहारिक हुआ। आगे कहते हैं कि उसके भीतर अगर कथात्मक गद्य प्रबंध में देखें, कादम्बरी हर्षरी, तो यूरोप उसे छोड़ रहा है, छोड़ दे। ये कुछ जरूरी नहीं कि हम हर एक कदम उसी के पीछे रखें। अब ये आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं हार्दिक कोई उपन्यास पढ़ा और उसमें अवसाद या दुर्वाद की गंभीर छाया चट बोल उठे कि अभी हिंदी के उपन्यास को यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर है। कहते हैं कि जैसे बौद्धों के दुखवाद का संस्कार किस प्रकार जर्मनी के शोपनहावर से होता हुआ हार्डी तक पहुंचा, ये भी जानना चाहिए। और रही बात यूरोप में, तो यूरोप में नाटक और उपन्यास से काव्य तत्व निकाल
बाहर करने का जो प्रयास हुआ उसका कुछ कारण क्या है? तो यूरोप में कह रहे हैं कि जो नाटक है, उपन्यास है, यूरोप में अगर नाटक और उपन्यास से जो काव्य के तत्व हैं उसको निकाल बाहर करने का जो प्रयास हुआ, उसका कुछ कारण ये है कि वहाँ जब फ्रांस और इटली की कलावादी उनके द्वारा काव्य में बलबूते की नक्काशी की तरह जीवन से सर्वथा उसे अलग कहा जाने लगा, तब जीवन को ही लेकर चलने वाले नाटक और उपन्यास को उससे सर्वथा अलग समझा जाने लगा। उपन्यास और कहानियों की सामाजिक और ऐतिहासिक दो भेद तो बहुत प्रत्यक्ष है, हमारे सामने ही है। और आगे कहते हैं कि ढांचा के अनुसार जो तीन और भेद किए हैं, जैसे कथा के रूप में, आत्मकथा के रूप में और चिट्ठी पत्री के रूप में। तो उनमें ज़्यादातर आप देखते हैं कि प्रथम ही रूप यानी कथा रूप में ही हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और द्वितीय उदाहरण भी अब हिंदी में काफ़ी है, जैसे दिल की आग। तृतीय उदाहरण हिंदी में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे चंद हसीनों के खतूत। और कथा वस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुसार हिंदी के अपने वर्तमान उपन्यासों में हमें क्या भेद दिखाई देता है। देखिए क्या क्या भेद दिखाई देता है हमारे उपन्यास में। घटना वैचित्र प्रधान अर्थात केवल कौतूहलजनक, जैसे जासूसी और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार। मतलब उपन्यास में आपको लगेगा कि बहुत गंभीर विषय के रखने के बजाय उसमें कोई घटना दिखाया गया, बहुत ही कौतूहलपूर्ण जासूसी और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार प्रकट करने वाला। इनमें साहित्य का गुण बहुत ही अल्प होता है, केवल इतना ही होता है कि आश्चर्य और कौतूहल पैदा करते हैं। दूसरी चीज, मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों के मार्मिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने वाले, जैसे प्रेमचंद जी का सेवा सदन, निर्मला गोदान और विशंबर नाथ कौशिक का माँ भिखारनी, श्री प्रताप नारायण जी के प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विदा, विकास विजय चतुर्सेन शास्त्री का जो है हृदय की प्यास। तो पहली चीज तो बताया कि हमारे यहाँ पे जो लिखा जा रहा है उसमें घटना वैचित्र प्रधान है, बड़ी कौतूहलपूर्ण चीजें हैं। दूसरी है कि मनुष्य के अनेक रूपों में अगर देखें तो उस पे भी, जैसे प्रेमचंद जी ने तो अपने जितने भी रखे हैं वो एक लक्ष्य रख कर उन्हीं पे बात किया है। इनके अलावा जैसे माँ भिखारी है, प्रताप नारायण का ये विदा है, विकास है, विजय चतुर्सेन शास्त्री का हृदय की प्यास, ये कुछ और भी रचनाएं हैं। तीसरे हमारे यहाँ जो उपन्यास लिखा गया है शुक्ल जी के अनुसार, कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की परस्पर स्थिति और उनके संस्कार को चित्रित करने वाले, जैसे प्रेमचंद जी ने लिखा रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रसाद जी का कंकाल तितली। तो कंकाल है, तितली है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है। ये समाज के अलग अलग वर्गों की परस्पर स्थिति को दिखा रहा है। इसके बाद चौथे नंबर पे अंतर्वृत्ति अथवा शील वैचित्र और उसका विकास क्रम। प्रेमचंद जी का अगर गबन देखेंगे तो अंतर्वृत्ति देखती है कि मतलब कि रिश्ते वगैरह दरकिनार करके चोरी को अहम, तो इतना मतलब कि आपको कह सकते हैं कि जीवन में आप देखिए कि चोरी को किस लिए वो प्रश्रय देता है उनका पति, क्यों? क्योंकि जो उनकी पत्नी है उनको खुश रखना है। तो यहाँ आंतरिक खुशी नहीं बाह्य खुशी की बात की गई है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि जैनिल कुमार ने लिखा तपोभूमि और सुनीता। तो जहाँ पे बात आई अंतर्वृत्ति और शैल विचित्र का, तो उसमें गबन का नाम दिया है, जनिन का तपोभूमि, सुनीता का नाम लिया गया है। और फिर कहते हैं कि भिन्न भिन्न जाति और मत को मानने वालों के बीच मनुष्यता के व्यापक संबंध पर जोर देने वाले, जैसे राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है राम रहीम। तो राम रहीम किसने लिखा है उपन्यास? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने राम रहीम लिखा है। इसके बाद कहते हैं कि समाज के पाखंडपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने वाले जैसे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र का है दिल्ली का दलाल। तो समाज का जो पाखंडपूर्ण कुत्सित चेहरा है उसको दिखाने के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र का है दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी। तो ये चीज है, बहुत ही विभत्स जो चित्र प्रस्तुत कर रहा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी। कहते कि बाह्य और अभ्यंतर प्रकृति की रमणीयता का समन्वित रूप में चित्रण करने वाले सुंदर और अलंकृत पदविन्यास युक्त उपन्यास, जैसे स्वर्गीय श्री चंडी प्रसाद हृदय का एक मंगल प्रभात है। तो ये बाह्य और अभ्यंतर प्रकृति की रमणीयता को दिखाता है मंगल प्रभात। मंगल प्रभात किसका है? हृदय का है। अनुसंधान और विचार करने पर इसी प्रकार की और दृष्टियों से भी कुछ भेद किए जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के जो आंदोलन देश में चल रहे हैं उनका आभास भी बहुत से उपन्यासों में देखने को मिल ही जाता है। अब आगे कहते हैं कि जो छोटी कहानियां हैं, जैसे ऊपर बताया गया कि छोटी कहानी का विकास तो हमारे यहाँ और भी विशद और विस्तृत हुआ है और वर्तमान कवियों का पूरा योग भी रहा है। उनके इतने रूप हमारे सामने आए हैं कि वे सबके सब अब पाश्चात्य लक्षण और आदर्शों के भीतर नहीं समा सकते। ना तो सब में विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, ना चरित्र विकास का अवकाश। एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं ठीक नहीं लगेगा। उसके स्थान पे हमें मार्मिक परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी संवेदनाओं का योग रहेगा जो पारी सारी परिस्थिति को बहुत ही मार्मिक रूप देगा। श्री चंडी प्रसाद हृदय की उन्मादनी। तो चंडी प्रसाद हृदय की जो रचना ये जो है उन्मादनी,
उसका जिस परिस्थिति में परिवर्तन होता है उसमें पूरन का शत्रुदेह, सौदामिनी का अपस्नेह और काली संगर की अस्तकता तीनों है। जो कहानियाँ कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में रख के चलेंगी उनमें बाह्य प्रकृति के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। घटनाएं और कथोपकथन बहुत कम रहेंगे, जैसे हृदय जी की कहानी है इसी तरीके से है। उन्मादी में घटना गतिशील नहीं है, शांति निकेतन में घटना और कथोपकथन दोनों कुछ है ही नहीं। तो ये भी कहानी का एक ढंग है। यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, ना ही सही। तो ये जो है पाश्चात्य लक्षण और इनके बीच नहीं किया गया है। ना तो आपको समय विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, ना चरित्र का अवकाश मिलेगा। कहते हैं कि वस्तु विन्यास के ढंग में भी इधर जो है कुछ अधिक वैचित्र देखने को मिला है। घटनाओं में काल के पूर्वापर कर्म का विपर्याय कहीं कहीं इस तरह मिलेगा कि समझने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ेगा आपको। मोटर तांगों और इक्कियों के आने जाने का मिली स्वर, चमचमाती हुई कार का म्यूजिकल, तो ऐसे ऐसे सब, जैसे बाजार की सड़क का कोलाहल का दृश्य। फिर पुष्कारडी में जिस चोर नाम की कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी का, किसमें, पुष्कारडी में चोर। हिंदी में जो कहानियां लिखी गई स्थूल दृष्टि से देखने पर वे इन्हीं प्रणालियों पे चली नजर आती है। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटना और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में परिवर्तित होती है। जैसे आप देखिए स्वर्गीय गुलेरी जी का, इनका एक प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, आपके टेक्स्ट में यूजीसी नेट में भी लगा है। तो गुलेरी जी का ये फ्लैशबैक पद्धति पे उसने कहा था, इन्होंने कहानी लिखा है। तो ये ऐसा नहीं कि सारे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटना है, थोड़ी बातचीत, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप देखो कि गंभीर संवेदना है इस कहानी में। ऐसे ही भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी निंदिया लागी और पेंसिल स्केच। तो निंदिया लागी, पेंसिल स्केच, ऐसी कहानियों में आपको मार्मिकता भी देखने को मिलेगा। और बाकी लास्ट में क्या होता है कि अनुभव पाठक पर छोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद परिस्थितियों के विशद और मानविक, कभी कभी रमणीय और बिल्कुल अलंकृत करने वाले व्याख्यानों के साथ भी कहानी देखने को मिलता है। जैसे चंडी प्रसाद हृदय की या उन्मादी, शांति निकेतन। फिर उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलने वाली, जिनमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर ऐसा पूरा भरोसा ना करके भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, पंडित जनार्दन द्विज, ये सभी हैं। घटना और संवाद दोनों में गूढ़ व्यंजन और रमणीय कल्पना की सुंदर समन्वय के साथ चलने वाली, जैसे प्रसाद जी तथा राय के दास की कहानी। किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी, जैसे पांडे वेचन शर्मा उग्र का भुनगा कहानी। वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत वर्ग इनमें किए जा सकते हैं। जैसे समानता जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली अधिकतर कहानियां इसी वर्ग के तहत आती हैं। भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार अलग अलग। और इनके अलावा अगर देखें, जैसे प्रेमचंद के शतरंज की खिलाड़ी और श्री ऋषभ चरण जैन की दान नाम की कहानी किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग को लेकर है। जैसे राय कृष्ण दास का दिया है गहुला कहानी, प्रसाद जी का आकाशदीप कहानी। और देश की अगर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित उनके मुद्दे को उठाने के लिए तो भगवती प्रसाद वाजपेयी ने निंदिया लागी लिखा, हृदय गति लिखा, जैनेन्द्र जी का अपना अपना भाग्य है। तो यहाँ पे एक आर्थिक सामाजिक दोनों दृष्टि अपने अपने भाग्य में आप देखते हो सकता है हृदय गति निंदिया लागी ना पढ़े हो, पर अपना अपना भाग्य तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि पाठ्यक्रम में लगा है। आगे कहते हैं कि राजनीतिक आंदोलन में अगर देखें तो नवयुगों के अंदर स्वदेश प्रेम त्याग ये सब था। तो ऐसे में आप पांडे बेचन शर्मा उग्र की उसकी माँ कहानी देख सकते हैं। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म समाज सुधार ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, तो उग्र की भाषा उसमें बहुत ही अनूठी थी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। और ऐसे ही आप उन्हीं के उपन्यास और चांदनी ऐसी कहानियों में इन चीज़ों को देख सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप झलकाने वाली जैसे है, तो आदिम रूप जो दिखाता है वो राय कृष्णदास का अंतःपुर का आरंभ। तो राय कृष्णदास की कहानी का नाम अंतःपुर का आरंभ, श्रीमंत सामंत की चंबेली की कली और जैनेन्द्र का बाहुबली है। अतीत की किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कालखंड के बीच जो रमणीय दृश्य दिखाता है, तो उसमें श्री बिंदु ब्रह्मचारी श्रीमत सामंत का ये कहानियाँ कथामुख नाम की मासिक पत्रिका में निकली थी। इनमें से कुछ के नाम है वन भामिनी, कृतिका, हिरम्या, बाहुमान, कनक प्रभा, श्वेत द्वीप का तोता, क्या पढ़ता, चमेली की कली। इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के अलग अलग भागों में ईरान है, तुर्किस्तान है, अर्मेनिया है, चीन, सुमात्रा, ये सभी है। भारतीय संस्कृति और प्रभाव का प्रसार ग्रेटर इंडिया दिखाने वाले प्रसंगों की अनूठी अजमावना भी है। हिरम्बा, बाहुमान, एशिया के भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक प्रसाद जी के आकाशदीप में भी दिखता है। हास्य विनोद अनुरंजन करने वाले में जैसे अन्नपूर्णानंद, कांतानाथ पांडे, जेपी श्रीवास्तव का नाम है।
इनकी कहानियाँ आती हैं। इतिहास विनोद से अगर देखें तो जेपी श्रीवास्तव, सी आनंद, पूर्णानंद और कांतानाथ पांडे की कहानी। इस श्रेणी की कहानी को अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। आनंद पूर्णानंद जी का हास्य सुरुचिपूर्ण, चोट जी की कहानियाँ अतिरंजित। तो ये जो है आनंदपूर्ण जी का कह रहे कि हास्य सुरुचिपूर्ण है, लेकिन चोन जी की कहानियां अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक ढांचे सामने लेके आती है। और जो जेपी श्रीवास्तव है उनकी कहानी में शिष्ट और परिष्कृत हास्य की मात्रा कम पाई जाती है। ये बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास का जैसा सुंदर विकास हमको पाश्चात्य साहित्य में देखने को मिलता, वो चीज़ अपने यहाँ नहीं देखने को मिलता। शुक्ल जी का ये कहना है। वो जो हास्य का जो स्वरूप हमें संस्कृत के नाटक और फुटकल में मिलता है, वो बहुत ही समीचीन, साहित्य सम्मत और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ था। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे वो चीज़ अब नहीं मिलता। कहीं कहीं खटमल ऐसे क्षुद्र जीव भी आ गए जो हिंदी में कंजूसों पर विशेष कृपा हुई। तो रसों में हास का जो रूप वगैरह लिखते हैं, अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास का प्रवर्तन हमारे साहित्य में हो सकता है, परंतु हुआ नहीं, ये चिंता की बात है। हास्य के आलम्बन से तो विनोद होता है, उसके प्रति कोई ना कोई और भाव भी, जैसे राग द्वेष घृणा ये सभी भी आता है। हास्य रस के जो भारतीय आलम्बन रूप बताए गए वे सब इस ढंग से सामने लाए गए कि उनके प्रति द्वेष घृणा आदि ना उत्पन्न होकर एक प्रकार का राग या प्रेम हो। हास्य क्या है? आनंदात्मक भाव है। एक ही आश्रय में एक ही आलम्बन के प्रति आनंद आता है। अतः रस की दृश्य हास्य में द्वेष और घृणा नामक दुखात्मक भाव की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो बात हमारे यहाँ की रस व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है, वही यूरोप में इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यूँ कहिए कि उत्कृष्ट हास वही है जिसमें आलम्बन के प्रति एक प्रकार का प्रेम भाव हो, प्रिय लगे। यहाँ तक तो बहुत बार ठीक रही, पर यूरोप में नए नए जो साहित्य सिद्धांत के प्रवर्तक बनने के लिए लोग उत्सुक रहे, वो चुप कब रह सकते थे। वो लोगों ने 2 कदम आगे बढ़ाया और मनुष्यतावाद और भूत दयावाद इनका सर उठा करते हुए उत्कृष्ट हास इन पे वो लिख डाले। हमारे यहाँ वाले कहाँ पीछे रह गए। हास का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी अभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में देखने को नहीं मिलता। चाहे आप जीवन के राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक किसी भी क्षेत्र में जाओ, पर हास्य का वो स्वरूप देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं यूरोप में देखने को मिल जाता है। ये तो छोटी कहानी और उपन्यास के बारे में इन्होंने बात किया कि ऐसे ऐसे समस्या है। अब वहीं पे नाटक विधा में आते हैं, तो नाटक विधा के बारे में बताते हैं कि यद्यपि हमारे देश के सामने ये भी उपन्यास और कहानी के आगे नाटकों का प्रणयन हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा। नाटक के बाहरी रूप रंग पर भी कई प्रकार के हम देखते हैं कि अवयव के विन्यास, आकार, वो वैचित्र देखने को मिले। लेकिन जब ये तुलना करते हैं कि ढांचों में जो विशेषता यूरोप के वर्तमान नाटक में है, वो हिंदी के भी कई नाटक में दिखने लगा है। जैसे अंक के आरंभ और बीच में समय समय, स्थान, पात्रों का रूप रंग, वेशभूषा, कुछ सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन, स्वगत भाषण, ये चीज़ें मतलब अपने यहाँ भी दिखने लगी। पात्रों के भाषण भी ना अब बहुत लंबे होते ना वाक्य वाले। ये बातें सेठ गोविंद दास जी तथा पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाएगी। अब देखिए, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली नाटक अपने पाठ में लगा है। सेठ गोविंद दास और लक्ष्मी नारायण का नाम इन्होंने मेंशन किया है कि थिएटर के कार्यक्रम में 2 अवकाशों के बीच से इधर 3 अंक रखने की प्रवृत्ति भी दिख रही है। एक व्यक्ति अंग्रेजी में 1 अंक वाले आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग के 2 एकांकी भी ऐसे लिख रहे हैं। इसका मतलब कि लिखा तो जा रहा है अपने यहाँ पे। ये तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बांग्ला की देखा देखी हमारे यहाँ हिंदी नाटक लिखे जा रहे हैं। नांदी, मंगलाचरण, आप कोई भी नाटक शुरू करते हो तो मंगलाचरण होता है। फिर प्रस्तावना, ये सब कह रहे हैं कि नांदी, मंगलाचरण ये सब अब हटाया जाने लगा। अब जैसे भारतेंदु जी का ही नील देवी ले लीजिए, सती प्रथा, तो उसमें प्रस्तावना ही नहीं रखा गया। हाँ, आरंभ में यशोगान मंगलगान कर दिया गया है। फिर भारतेंदु के पीछे तो ये भी हट गया। फिर भारतेंदु काल से ही अंगों का अवस्थापन अंग्रेजी ढंग पे होने लगा। तो अंकों के बीच के स्थान में परिवर्तन या दृश्य परिवर्तन, दृश्य और कभी कभी गर्भांक शब्द रखकर सूचित भी किया जाता है। प्रसाद जी का स्कंदगुप्त नाटक ले लीजिए, ये भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ दृश्य सब छोड़ दिया गया और स्थान परिवर्तन, पट परिवर्तन, स्थल पर कोई नाम नहीं रखा। इसी प्रकार आजकल विस्खंभक और प्रवेशक का काम देखने वाले दृश्य तो रखे जाते, पर ये नाम हटा दिए गए। तो एक जो नाटक में विस्खंभक और प्रवेशक होता था, कहते कि काम देने वाले दृश्य तो इनके रखे गए कि आप विस्खंभक और प्रवेशक के लिए भी किसी को रखिए, पर ये नाम हटा दिए गए।
फिर प्रस्तावना के साथ उद्धातक कथोदात, इनका विन्यास चमत्कार भी हो गया। कहते कि ये जो युक्तियाँ हैं वो सर्वथा अस्वाभाविक नहीं थी। एक बात बहुत अच्छी बात ये हुई कि पुराने नाटकों में दरबारी जो है वो विदूषक नाम का जो फालतू पात्र रहता था, यानी जो पुराने नाटक होते थे उसमें दरबारी विदूषक रहता था, एक फालतू पात्र होता था नाटकों में। कहते कि उसको हटा दिया गया, उसके स्थान पे कथा की गति से संबंध कोई ही पात्र हषोल प्रकृति का बना दिया जाता। अब आधुनिक नाटक में स्कंदगुप्त नाटक का मुद्गल ही एक ऐसा पात्र है। देखिए स्कंदगुप्त नाटक पढ़ा होगा तो एक मुद्गल मुद्गल जो बीच बीच में आता है। तो कहते हैं कि आजकल जो ये मुद्गल जैसे पुराने विदेशों का स्थापन कहा जा सकता है, और जो पहले ये होते थे इनको अब हटा दिया गया है। भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के तहत ही माना गया है। नाटक क्या है? काव्य विधा के तहत आता, उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट स्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर दर्शकों के अंदर रस संचार करना है। पात्रों की धीरोदात्तता आदि बधे हुए ढांचे तो थे जिनमें ढले हुए सब पात्र सामने आते। इन ढांचों के बाहर सील वैचित्र देखने का प्रयास नहीं किया जाता। यूरोप की बात करें तो वहां पे धीरे धीरे जो है सील वैचित्र प्रदर्शन को प्रधानता दी गई। यहाँ तक कि कोई भी नाटक है उसके संबंध में वस्तु विधान चरित्र विधान की चर्चा का ही चलन है, और इधर यथातथवाद के प्रचार से वह रहा सा काव्य भी झूठा पड़ गया। ये देखकर हमें खुशी होती है कि प्रसाद हैं और प्रेमी ऐसे प्रतिभाशाली नाटककार हैं जिन्होंने रस विधान पे भी काम किया, शैल वचित्र दोनों का बढ़िया सामंजस्य दिखाया। जैसे आप स्कंदगुप्त नाटक पढ़ेंगे, इसमें देवसेना है, सर्वनांग है, ऐसे गूढ़ चरित्र है। इसी प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह ये सभी देखने को मिलता है। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग तो यही दिखाई पड़ता है कि हम उनका भारतीय लक्ष्य तो बनाए रखें, पर उनके स्वरूप के प्रचार के लिए देशों की पद्धति का निरीक्षण करें और कुछ बातों का मेल सफाई के साथ चल दें। अपने नाट्यशास्त्र की जटिल विधान का ज्यों के त्यों लेकर हम आजकल नहीं चल सकते। मतलब ये कहते हैं कि समय के साथ जो है जो चीज़ें हमको बदलनी चाहिए उसके लिए मतलब कि उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि हमको उस पर पार्टी से बिल्कुल इधर-उधर नहीं होना है। अब जैसे ये आप पढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त में सर्वनाग देख सामने सोने का संसार खड़ा है, रामा का प्रवेश होता है, तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हैं। ऐसे श्री हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों में ऐसे मिलता है, शिवा साधना में देखिए जीजा, हाँ ये एक बाधा है, सही सही करके। प्राचीन नाट्यशास्त्र जो है, कहते हैं कि प्राचीन नाट्यशास्त्र जो है उसमें कुछ बातों का जैसे मृत्यु है, वध है, युद्ध है, दिखाना ये मना था। किसमें? जो प्राचीन नाट्यशास्त्र होता था, आपको नाटक में मृत्यु, वध, युद्ध ये नहीं दिखाना था। ये यहीं पे नहीं, भारतीयों में भी था, भारतीय नाटकों में भी था, यवन में भी था। लेकिन कहते हैं आजकल उस नियम के पालन की जरूरत नहीं मानी जाती। प्रसाद ने अपने नाटक में बराबर मृत्यु और वध दिखाए हैं। प्राचीन भारत और यूनान में भी ऐसे निषेध भिन्न भिन्न कारणों से थे। यूनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप ही था, उसमें ऐसी चीज़ें दिखा ही नहीं सकते। लेकिन अभी आप देखेंगे ध्रुव स्वामिनी वगैरह में सभी जगह ये चीज़ दिखाया गया है। तो मृत्यु और वध अत्यंत क्षोभकारक होने के कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण रंगशाला की थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक लगता। और कहते हैं कि अशिष्ट जो लगने वाली चीज़ है उसको तो दरकिनार कर दिया, और देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा करने के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए। जैसे मतलब तरीके से देखा जाए, शुक्ल जी की चिंता ये है कि ठीक है, आपने जो है कह दिया कि जो है नाटक में हमें मृत्यु नहीं दिखाना, वध नहीं दिखाना, ठीक है, तो क्या देश की परंपरागत सुरुचि शुचिता को बरकरार रखने के लिए तो कुछ चीज़ों को और वर्जित कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। जैसे आपको जब नाटक का प्रस्तुति करना, उसमें चुम्बन है, आलिंगन है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुम्बन आलिंगन चाहे यूरोप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारे यहाँ तो ये जंगलीपन या पशुत्व है, तो ये भी मना कर देना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन ये तो लगातार चल रहा है। और इसी तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में दो नाटककार बहुत ही ऊंचे अव्वल नंबर पे आते हैं, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और हरिकृष्ण प्रेमी। ये हरिकृष्ण प्रेमी और प्रसाद जी का उल्लेख करते हैं कि इन दोनों लोगों ने ऐतिहासिक काल की ओर बढ़िया लिखा है, और प्रसाद जी ने तो अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना, और प्रेमा जी ने जैसे उन्होंने हिंदू काल को चुना, और जो हरिकृष्ण प्रेमी है मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। तो हरिकृष्ण प्रेमी ने जो रक्षाबंधन लिखा है वो श्रेष्ठ है, स्कंदगुप्त उनका श्रेष्ठ है। प्रसाद जी में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के अलावा भाषा को रंगने वाली चित्रमयी कल्पना भी है, और उन्होंने अच्छे से जो है
प्रस्तुत किया। बीच बीच में जो गान रखे वो ना तो प्रकरण के अनुकूल ना प्राचीन काल की भाव पद्धति की, वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा प्रगीत मुक्तक के रूप में लिरिक्स मात्र हैं। अपने सबसे पिछली रचनाओं में ये त्रुटियां उन्होंने निकाल दी। चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इन दोषों से वो मुक्त हो चुके हैं। और चंद्रगुप्त जो इनका नाटक है उसमें कहते हैं एक जो बड़ा भारी दोष आ गया है कि उसमें जो है सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस की पराजय तक 25 साल के दीर्घकाल की घटनाएं लेकर कसी हुई, जो एक नाटक के भीतर इतना लंबा कालखंड नहीं आना चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में नाटक के शुरू में दिखाई पड़े वह नाटक के अंत में भी उसी रूप में आना चाहिए, तो ये कमी बताया चंद्रगुप्त नाटक में। और कहते हैं ये दोस्त इतिहास की ओर दृष्टि ले जाने पर ही दिखाई पड़ता, तब बाहरी है अंदर नहीं। और घटनाओं की जितनी सघनता दोष रचना के संबंध में कहा जाए तो बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबंधित जो घटनाएं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। पर इस नाटक में विनिष्ट वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों की इतना आकर्षक कि उक्त दोषों को वो ध्यान से कुछ देर अगर देखें तो दोषों को ही और ध्यान कुछ देर में जाता है। मतलब चंद्रगुप्त नाटक के बारे में बता रहे हैं कि कुछ कमी है कि अब एक नाटक में 25 वर्ष का कालखंड दिखाना चाह रहे हैं, ढेर सारे पात्रों को उन्होंने कर दिए, ये तो सकंधा है। पर जो लिखने की उनकी शैली है ना वो जो है जब सामने आप नाटक देखने बैठेंगे या पढ़ेंगे तो बहुत ही कम लोगों का ध्यान उस पर जा सकता है। और कहते हैं कि मुद्रा राक्षस, इसमें तो कई बातों की विशेषता है। पहली बात तो ये जो मुद्रा राक्षस नाटक है इसमें जो चंद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोक्ता कठपुतली भर नहीं है, प्रयत्न में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ दिखाए हैं, नीति प्रवर्तन का भाग चाणक्य पूरा कर दे। दूसरी बात ये कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व उसका हृदय सामने नहीं आता है ना, और ये इस तरीके से इस नाटक में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊंचा है और उसका पूरा हृदय भी सामने आता है। नाटकों का प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पे बहुत कुछ टिका होता है। श्री हरिकृष्ण प्रेमी का जो प्रसाद जी का इनका बता रहे हैं कि श्री हरिकृष्ण प्रेमी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथन में से ज़्यादा नायक उपयुक्त है। नायक उपयुक्त प्रेमी वाला कथन ज़्यादा नायक उपयुक्त, प्रसाद से भी ज़्यादा उनमें, क्योंकि प्रसंग के अनुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी देखने को मिलता है। प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी और लक्ष्यदार बात देखने को मिलती है, इसलिए प्रेमी जी के नाटकों में ये बात खटकने वाली बात नहीं लगती जो थोड़ा सा प्रसाद जी में लगता है। अब इन्होंने तुलना किया प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक। मान लीजिए ये ऐतिहासिक है, उनमें जो है आधुनिक आदर्श और भावनाओं का आभास कहीं कहीं मिलता है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता इनके रंग बरकरार देखने को मिलते हैं। आजकल के मजहबी दंगों का स्वप्न भी हम स्कंदगुप्त में देख सकते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का जो नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है शिवा साधना। शिवा साधना नाटक में शिवाजी भी कहते हैं मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना होगी भारतवर्ष को स्वतंत्र करना, दरिद्रता को जड़ से खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना। हम समझते हैं कि ऐतिहासिक नाटक में किसी पात्र से आधुनिक भावनाओं की व्यंजना जिस काल का वो नाटक है हो उस काल की भाषा पद्धति और विचार पद्धति के अनुसार होनी चाहिए। प्रेमी जी का जो रक्षाबंधन है, प्रेमी जी के रक्षाबंधन नाटक में मेवाड़ की महारानी करमती का हुमायूं का भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज की रक्षा करने के लिए पहुंचना, ये कथा वस्तु ही हिंदी मुस्लिम भेदभाव के शांति का सूचक है। इसी तरीके से आप प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक देखिए। ध्रुव स्वामिनी नामक बहुत ही छोटे नाटक में एक सम्भ्रांत राजकुल की स्त्री की विवाह संबंध समस्या जो है वो लाया जाता है। सामाजिक आंदोलन का एक रूप ये जो है अपने आप में जो है सबके सामने लाता है ध्रुव स्वामिनी नाटक। वर्तमान राजनीति के अभिनव का पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंद दास ने इधर साहित्य के अभिनय क्षेत्र में जब प्रवेश किया, 3 बहुत अच्छे नाटक लिखे किसने, गोविंद दास ने। इन्होंने राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड करके रखे गए, इनके रक्ताब भी करके दिया है आई थिंक। हाँ, विकास की 2 भूमियाँ दिखाना। नाटक के विवेचन अनुसार मर्यादा पालन प्रथम भूमि है जो पूर्वधा राम द्वारा पूर्णता को पहुँचाती है और लोकहित के व्यापक दृष्टि को दिखाती है। श्री कृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा जैसे जरासंध के सामने की लड़ाई वगैरह रखा, वास्तव में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 अलग अलग हैं, पर जो है कौशल शेर काव्य विकास की दृष्टि से दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं। इसे ऊट नाटक नहीं समझना चाहिए। सेठ जी का दूसरा नाटक हर्ष है। पहला नाटक यहाँ पे कम समझ में आ रहा है, आई थिंक कर्तव्य क्या करके यही लिखा है। दूसरा इनका गोविंद दास का हर्ष ऐतिहासिक नाटक बता रहे हैं जिसमें हर्षवर्धन, माधव गुप्त इन सब का है। और फिर प्रकाश नाटक जो है इन दोनों नाटकों में तो देख ही रही है। फिर प्रकाश नाटक में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का बढ़िया से चित्रण है। तीनों नाटकों के वस्तु विन्यास और कथोकथन में विशेष रूप से आकर्षित करने वाला अनूठापन नहीं, पर रचना बहुत ठिकाने की है। इसके बाद कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत, ये भी अच्छे नाटककार रहे हैं। और गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला नाटक है,
वरमाला नाटक जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित हुआ है। तो गोविंद वल्लभ पंत इनका कौन सा नाटक है? जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत है, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में बताया गया है कि ये अच्छे नाटककार है। इनका वरमाला नाटक जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित हुआ, बड़ी निपुणता से साथ लिखा गया है। फिर इसमें आप देखिए कि मेवाड़ के पन्ना नामक ढाई के अलौकिक त्याग का यहाँ पे ऐतिहासिक चित्रण है, राजमुकुट को लेके। फिर अंगूर की बेटी जो है, ये असामाजिक नाटक अंगूर की बेटी। कुछ हल्के ढंग के नाटकों में जिनमें बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों का भी मनोरंजन हो सकता है, जैसे स्वर्गीय बद्रीनारायण जी का दुर्गावती, तुलसीदास। हास्य रस की कहानियों में श्रीवास्तव ने मोलियर के फारसी नाटकों की हिंदुस्तानी अनुवाद के अलावा मर्दानी औरत, गड़बड़ झाला, नोक झोंक, दुमदार आदमी, ये कुछ किया। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्री की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी है। यूरोप में प्रवर्तित यथार्थवाद का वो खराब रूप भी देखने को मिलता है, जिसमें झूठी भावुकता, मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने वास्तविक रूप में आता है। लोग के बीच कभी कभी जो उच्च भाव के दृष्टांत दिखाई पड़ जाते हैं, उन पे भी कल्पना का झूठा रंग चढ़ा के जो सबके सामने रखा गया है। यूरोप में जब कला और सौंदर्य की बड़ी पुकार मची हुई, कुछ कलाकार, कवि और लेखक अपना एक काम समझने लगे कि जगत के हमें सुंदर पक्षों से सामग्री चुन चुनकर सामने रखना है। तो यहाँ भी सौंदर्यवाद और कलावाद का हिंदी में खासा चलन होने के कारण आवश्यक हो गया कि हम इन पे लिखें। अतः यूरोप के किसी बात को लेकर चिल्लाने वालों को ये समझ रखना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा वाद भी पीछे लगा आ रहा है। प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुई साहित्य की शाखाएं का जो प्रतिक्रिया का रोष था, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। कहते हैं कि भावुकता भी तो जीवन का एक अंग है। साहित्य की किसी शाखा से हमें उसे बिल्कुल हटा तो नहीं सकते। हाँ, यदि वो व्याधि के रूप में पीलपाओं की तरह बढ़ने लगे तो उसका रोकथाम जरूरी है। नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी यूरोप से लेके आए, कहाँ से? यूरोप से। उसमें काव्य तत्व का अयोभरसक नहीं आने पाया, लेकिन उन नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लदे भाषण है, न गीत या कविता है। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं दिखता है। अब इस प्रणाली पर देखिए कई नाटक लिखे गए जो यहाँ से लाए गए, जैसे मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, आंधी रात। तो सिंदूर की होली तो हम लोग पढ़ते ही हैं। बाकी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने भले ही यूरोप से जो है कुछ चीज़ें ग्रहण की, लेकिन सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, आधी रात, मुक्ति का रहस्य एक सशक्त नाटक है। समाज के कुजीत, विभत्स और पाखंडपूर्ण अंशों के चुटकीले दृश्य पांडे बेचन शर्मा ने छोटे छोटे नाटक के प्रदर्शन में दिखाए, जैसे चुम्बन और चार बेचारे, ये हो गए। और फिर पंडित उदय शंकर भट्ट ने, जो पंजाब में बहुत अच्छी साहित्य सेवा कर रहे थे, उदय शंकर भट्ट, इन्होंने तक्षशिला, राका, मानसी ऐसे कुछ लिखे। दाहर या सिंध पतन तथा विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक। हाल में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी इन्होंने लिखा था। 10,000 नाम का एक आकांकी भी लिखा था। भट्ट जी की कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। पौराणिक नाटक जब लिखते हैं ये भट्ट जी, तो दिखता है पौराणिक क्षेत्र के भीतर से वे ऐसे पात्र ढूंढ कर लाए जिनमें चारों ओर जीवन की रहस्यमयी विषमता है। अम्बा नाटक, इनके अलावा मत्स्य गंधा एक भाव नाट्य या पद्यबद्ध नाटक है। इसके बाद श्री जगन्नाथ प्रसाद के बारे में कह रहे हैं कि श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से अंत तक वृत्त लेकर प्रताप प्रतिज्ञा लिखा। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास के प्रताप नाटक का आरंभ मान सिंह के अपमान से होता है। श्री चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानी तो लिखी ही है, नाटक की ओर भी हाथ बढ़ाया, उनके अमर राठौर और उत्सर्ग। तो चतुरसेन शास्त्री का है अमर राठौर और उत्सर्ग, ये चीज है। अंग्रेज कवि जो शैली थे, अंग्रेजी कवि थे शैली। शैली के ढंग पर पंत जी ने कवि कल्पना को दृश्य रूप दिया और ज्योत्सना नाम का एक रूपक लिखा, ज्योत्सना। पर शैली का रूपक तो जो उन्होंने उस तरीके से लिखा, उसमें पृथ्वी, वायु आदि अधिभौतिक देवता अपने निज के रूप में आए, किंतु ज्योत्सना बहुत दूर तक केवल सौंदर्य पाशक करने वाली कल्पना, मनुष्य के सुख विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा कलरव करती रचना है। तो सब मिलाकर क्या कह सकते हैं कि इसके बाद आजकल की हवा में उड़ती हुई कुछ लोक समस्याओं पर कथोपकथन है, सब मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता। श्री कैलाशनाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा, तो आपको विशेष तौर पे देखना है कि किसका किसका नाम इन्होंने मेंशन किया है। जैसे कैलाशनाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा, कहते भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के योग अच्छा नाटक है। कैलाश का
एकांकी नाटक का उल्लेख शुरू में ही कर चुके हैं कि इस प्रकार पहले दो एक व्यक्ति उसे भारतीय नाट्य साहित्य में लाए, अब इधर हिंदी के कई अच्छे कवि वगैरह उस पर लिखने लगे हैं। अब जैसे इसमें जैसे सुदर्शन है, राम कुमार वर्मा है, उपेंद्र नाथ अस्क है, भगवती चरण, धर्म प्रकाश आनंद, उदय शंकर भट्ट, राजपूत की हार, 10 मिनट, स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, दीन तथा 10,000। और हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकारों में भी जैसे बाबू मैथिली शरण है, श्री वियोगी हरि है, माखनलाल चतुर्वेदी है, प्रेमचंद, विशंबर है। नाटक की ओर ये लोग हाथ बढ़ाए। मौलिक नाटक के अलावा संस्कृत के पुराने नाटकों में से जैसे भास के स्वप्नवास वदता, पंचरात्रा, मध्यम व्यायोग, प्रतिज्ञा योग धारण, प्रतिमा, है ना, ये कुंदमाला नाटक। जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक फाउस्ट का अच्छा अनुवाद भी श्री भोला शर्मा ने किया। अब यहाँ पे इन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास पे तो बात कर लिया, नहीं, उपन्यास, कहानी और इनके अलावा नाटक पे बात कर लिया। अब बात कर रहे हैं निबंध पे। निबंध के बाद आलोचना होगा। तो अब निबंध के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के उस शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंध जो है, ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य करना पड़ता है, उसकी जरूरत उतने वे हमारे सामने नहीं आ रहे जितना होना चाहिए। निबंध की स्थिति में इन्होंने कहा कि हम द्वितीय उत्थान काल में बात कर ही चुके हैं, वही स्थिति कमोबेश वर्तमान में भी बनी रही, कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिला। और वैसे भी कहते हैं कि अर्थवैचित्र और भाषा शैली का नूतन विकास जैसी कहानी के भीतर देखा, वैसा आपको तृतीय उत्थान काल में निबंध के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य प्रबंध के रूप में। पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत को देख लोग उस प्रकार की रचना की ओर झुके, पीछे हट गए। रविन्द्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्य उन्मुख आध्यात्मिकता का रंग चढ़ा, जिसे भावात्मक गद्य का चलन कह सकते हैं। ब्रह्म समाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति भावना की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति ही ग्रहण की। एक एग्जाम्पल में बताने कैसे ईसा की 12वीं सदी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड जो प्रसिद्ध थे, उन्होंने दूल्हे रूप में ईश्वर के तीसरे कक्ष में प्रवेश किया। यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि कब आए। आ जाने पर कभी मुझे उनकी आहट मिली। इसी प्रकार से परोक्ष आलम्बन का प्रियतम मानकर रविन्द्र बाबू के जैसे गीतांजलि है। रविन्द्र बाबू का जो गीतांजलि रचना है, हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएं हुई, जिनमें जैसे राय कृष्ण दास की रचना है साधना। साधना के अलावा प्रवाल और छायावाद, वियोगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेखनीय योग्य है। हाल ही में जैसे श्री भंवरलाल सिंधी है, इन्होंने वेदना नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक भी लिखी है। और जो भंवरलाल सिंधी का वेदना है, इसका जो वो लिखा था भूमिका सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा, देश भाषा विद्वान है ये तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से गृहित लाक्षणिक भावुकता वाला। कुछ भावात्मक प्रबंध भी लौकिक क्षेत्र के लिए लिखा गया। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में विशेष स्थान है। इसलिए मानो हृदय की एक सामान्य वृत्ति बड़े हर्ष की बात यह है कि चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवर सिंह जी सीता मऊ मालवा हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए और मुगल सम्राट के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने लेके आए। पतन काल के बाद निराश बेबसी ये सभी चीजें थी, तो ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूरजहां की कब्र पर उन्होंने भावात्मक प्रबंध की शैली बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा। किसने? रघुवीर सिंह ने। गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष स्थान रहा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना का क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। जिसपे जैसे लिखना चाहिए, अगर वो बहुत ही आप कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा तो उस पर वैसे लिखो, हास्य वाला है तो उस पर वैसे लिखो। तो कहते हैं विचार क्षेत्र के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का दावा पहले काव्य स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की गूंज देखने को मिलती है। सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती है। काव्य पर ना जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिनमें सिवाय इसके कि कविता अमरावती से गिरती और अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुममाला है, कविता देवली की मधुर संगीत की गूंज है, और कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ निबंध लिखने बैठते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको अलग मिलेगा, वही पंक्ति इधर से उधर वही चीज है। हमारे यहाँ के पुराने लोगों में जहाँ जाए न रवि वहाँ जाए कभी, ऐसी बहुत सी जो है बिरदावलियाँ प्रचलित थी, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कह सकते।
कविता के निरूपण को ही देख लीजिए। बाकी कविता क्या है, निबंध आपने देखा होगा शुक्ल जी ने कितना अच्छा लिखा है। और बाकी फिर कहते हैं कि हम समालोचना और काव्य मीमांसा पे दृष्टि डालें तो जो तीसरा उत्थान काल है इसमें समालोचना का आदर्श भी बदल गया। पहले कुछ और था, पहले समालोचना में गुण दोष छांट लो, गुण छांटते भी नहीं थे, दोषी दोष बता देते थे, उसमें कोई अलग पुस्तक भी नहीं आता था। और जबकि वही पश्चिम सभ्यता में देखेंगे तो अलग से गुण दोषों के विवेचन के साथ एक नया पुस्तक आ जाता। तृतीय उत्थान में कहते हैं कि समालोचना का आदर्श बदला। अब गुण दोष के स्थान के आगे, गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषता और उनकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन की ओर ध्यान गया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तकाकार भूमिकाओं के रूप में निकलने लगी। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षा लिखी, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तकाकार छपी, शेष भ्रमर गीत साथ जायसी ग्रंथावली। स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल गिरी की समालोचनाएं उनके संकलित और संपादित सूर पंचरत्न दोहावली दीनदयाल गिरी ग्रंथावली में भी सम्मिलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा उनके द्वारा संग्रहित कबीर वचनावली के साथ और डॉक्टर पीतम्बर दत्त पड़दवाल की कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका सन्निविष्ट है। इनके अलावा कलाओं और साधनाओं का तांता लगा रहा। केशव की काव्य कला, श्री कृष्ण शंकर सुख, गुप्त जी की कला, प्रेमचंद जी की उपन्यास कला, जनार्दन प्रसाद द्विज का प्रसाद की नाट्य कला, पद्माकर की काव्य साधना, अखौरी गंगा प्रसाद की काव्य साधना, रामनाथ मीरा की, ये सभी पुस्तकें एक दूसरे के आगे पीछे निकलती रही। इनमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पे है, कुछ तो है भी। केशव की काव्य कला, गुप्त जी की कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वतापूर्ण अनुसंधान भी किया। उनका कविवर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखा है। गिरिजादत्त शुक्ल गिरीशकृत गुप्त जी की काव्यधारा में भी मैथिली शरण जी की रचना के विविध पक्ष सामने ला गए हैं। पद्माकर की जो काव्य साधना, उनके द्वारा भी पद्माकर के संबंध में बहुत सी बात इकट्ठी हुई। इधर हाल में पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपने सुकवि समीक्षा में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव बिहारी भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण प्रसाद पर अच्छे निबंध लिखे। मीरा की प्रेम साधना भावात्मक है, जिसमें माधव जी मीरा के भाव का स्वरूप पहचान कर उन भाव में आप भी मगन दिखाई पड़ते हैं। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लेकर हिंदी के कई वर्तमान कवि और लेखकों की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला। ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता हो किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबंधित चित्रमयी कल्पना। ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कबीर हृदय के भीतर सेंध लगा चुके हैं लेकिन जब आप देखेंगे कि क्या लिखे हैं तो पता लगेगा कुछ नहीं लिखा है। कहते हैं नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल कवि हाल ही में कहते हैं मुझसे मिले जो ऐसे जो है कदरदानों से पनाह मांगते हैं। अब सुनने में आ रहा है इस ढंग के ऊंचे हौसले वाले दो एक आलोचक तुलसी और सूर के चारों ओर भी ऐसी ही चमचमाता वागजाल बिछाने वाले हैं। काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए पर ऐसी समीक्षा पुस्तक देखने में नहीं आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, टेक्निक, इन सब पे बात की है। केवल जो प्रोफेसर नगेंद्र की जो सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक की ठिकाने को मिली। बात है कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र लेख का छायावाद चला, उधर उसके साथ प्रभावी व्यंजक समीक्षा। प्रभावी व्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य, न भाव के क्षेत्र में उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। तो यहाँ सब कुछ देखिए इन्होंने लिखा नहीं है ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। हमारे यहाँ के पुराना व्याख्याता और टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा प्रसिद्ध है। किसी पद का और अर्थ करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा वहाँ बड़ी धूम मचाई है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ शब्द अपनी ही आकर्मण्यता और बौद्धिक सैतिल पर पर्दा डालते हैं। अतः चर्चा या तारीफ करने वाले में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये पर्दा पड़ा रहे, मतलब एक तरीके से यहाँ का मजाक वो बनाते रहे। अब यहाँ पे कहते हैं कि पाश्चात्य काममीमांसा को लेकर बहुत से लेख हमारे यहाँ भी लिखे गए, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास कृत साहित्य लोचन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य। इधर दो एक लेखों की प्रवृत्ति भी बड़ी है। यूरोप के कुछ कला संबंधी एक दिशी और अतियुक्त मतों को सामने लेकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार चौका चौधा है। जर्मन, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन इत्यादि अनेक देशों के नए पुराने कवि और लेखक समीक्षक का नाम गिनाकर भी एक प्रकार का आतंक पैदा करते हैं।
पश्चिम के काव्य संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांक दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखती है। वहाँ के लेखक काव्य की किसी एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी शक्ति का सच चमत्कार होता है। बहुत से लोग उस सिद्धांत या विचार के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं, बल्कि प्रचलित प्रवृत्ति और उनके उद्गम तथा कारकों का दिग्दर्शन कराना है। अतः यहाँ काव्य या कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप में सबसे ज्यादा फैशन रहा, संक्षेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक और यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षक है, इनके द्वारा प्रवादों का निराकरण हुआ, दूसरी ओर हमारे यहाँ पे भद्दी नकल। देखिए, शुक्ल जी ने समालोचना के क्षेत्र में ये बताया कि एक तो यूरोप में है समालोचना वगैरह कैसी चीजें हैं कि अगर आप समालोचना कर रहे हो तो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो है उस सूक्ष्म दृष्टि का विवेचन करने वाले नहीं है, बस भद्दी नकल करने वाले। वही चीज आप यूरोप में जाके देखोगे तो वहाँ पे जो है ये लोग भद्दी नकल नहीं करते, बल्कि खुद से क्या चीज हमें लिखना है कुछ इस तरीके से शोधबीन करके ही लिखते हैं। यूरोप में जिस प्रवाद का इधर सबसे ज्यादा फैशन रहा वो है काव्य का उद्देश्य। हम कविता क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या है उद्देश्य? कला का उद्देश्य कला ही है। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें वो खोजबीन करते हैं वहाँ पे। इसे बहुतेरे शास्त्रीय साहित्य समझने लगे हैं कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके मूल्य और सब मूल्यों से एकदम अलग है। कहते हैं कि यह अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है, इसका अपना निराला मूल्य अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। यानी अगर हमारे यहाँ वाले भी अगर इन सब में एक थोड़ी अच्छी शोधबीन करें तो वो चीज़ें अच्छी चीज़ें निकाल पाएंगे। काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवेदों का पूरा निराकरण रिचर्ड ने इनके पुस्तक का किया दिया। अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इस पुस्तक का जिक्र पढ़ते हैं। कहते काव्य और कला के संबंध में जितना भी चीजें बताना था रिचर्ड ने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़े अच्छे से उस चीज को रखा है। सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक वर्णन किया, पर अपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ नकल। ये सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है, पर स्वयं डॉक्टर ब्रैडली इतना ही मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर जरूरी है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज है। जो कुछ काव्य के अनुभव होते हैं वो जीवन से ही तो होकर आते हैं। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता तो है नहीं, ना ही उसके कोई अलौकिक या विशेष नियम है। इसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभव से हुआ करती है। और आपने देखा कविता क्या है या जो इनके निबंध है इनमें बहुत ही अच्छे से शुक्ल जी ने इन चीज़ों को जो है स्पष्ट किया है। ये तो हुई रिचर्ड की मीमांसा। अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्यचेत के अंतर प्रकृति का छानबीन कर जाइए, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य शास्त्रों का मत लीजिए तो संपूर्ण जीवन अर्थ धर्म काम मोक्ष का साधन हो गए। वैसे ही एक अंग काव्य भी है यहाँ पे। अर्थ का स्थूल और संकुचित और द्रव्य प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। बाह्य जीवन और अंतर जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ। मतलब कि एक तरीके से तात्पर्य केवल इतना है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। यूरोप में जहाँ समालोचना शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में हुआ और फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत तेजी से पड़ा, विवरणात्मक समालोचन के तहत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर लिखे जाने लगे। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। कहते कि उक्त प्रभाववादियों की बात ले तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्रों में ही वो एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य है। काव्य की स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे ज्यादा जोर रहा अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का एक्सप्रेशनिज्म, जिसके प्रवर्तक इटली के क्रोचे हैं। उनमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ होता है, बात चाहे जो या जैसी हो, हम उसको कैसे प्रस्तुत करना है। काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस बात के अनुसार उपादान मात्र और समीक्षा में इसका कोई विचार नहीं है। काव्य में मुख्य वस्तु वो आकार या साचा जिसमें वो भाव डालकर आप सबके सामने रखेंगे। जैसे मान लो कुंडल की सुंदरता का चर्चा करना है, सोने को लेकर नहीं, वैसे ही उसके रूप को लेकर। ये आपके बात आपके निराले कहने की बात के ढंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको सबके सामने कैसे रखते हैं। तो इस बात में तथ्य इतना है कि उक्ति ही कविता, उसके भीतर जो जिफा है अर्थ है वह स्वतः कविता नहीं है, पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती। कलाओं को छोड़ दें, यदि हम काव्य को ही लें तो अभिव्यंजनावाद को वाग्वैचित्रवाद ही कह सकते हैं। इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का बिलाती उत्थान मान सकते हैं। अपने यहाँ जो वक्रोक्तिवाद है
वो वहाँ पे समझो कि अभिव्यंजना है। इन दोनों वादों की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि समालोचना के छेद से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्य भेद, छंद ये सब उठ गए हैं, पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है विचारणीय है। बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख यहाँ पे हो चुका है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं होती। यहाँ इतना और सूचित करना जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने में मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा जिनके अनुसार अंतःसंज्ञा में निहित अतिरिक्त काम वासना ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली अंतर्वृत्ति है। काव्य रचना और काव्य चर्या दोनों में इधर स्वप्न और मद का प्रधान स्थान रहने लगा। क्या चीज? स्वप्न और मद। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदाय से आए। लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों को बहुत सी बातों का आभास या तो स्वप्न में ही मिल जाता है अथवा तन्मयता से मिल जाता है। ये बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवाद के रूप में आया। अर्थवाद यानी पैसे से। और जैसा मद और मादकता छाया हुआ है उसी के अनुसार जो है काव्य लिखा जा रहा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं कि जो जिसमें हम बात करें, भारत में कहते हैं कि मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अघोरपंथ आदि कुछ संप्रदायों से सिद्ध बनने वाले साधुओं से चलती आ जा रही थी और कवियों के संबंध में भी इसकी चर्चा नहीं थी। ये तो कवि के लिए लोग व्यवहार से कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि के जो लक्षण बताए उससे तो यही लगता है। ये ठीक है कि राजशेखर ने राज दरबार में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया है। मुक्त हृदय स्वच्छंद कवि का नहीं, पर वाल्मीकि से लेकर भवभूति हैं और पंडित राज जगन्नाथ तथा चंद से लेकर ठाकुर, इन लोगों ने क्या किया है? प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रस साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता के लिए होती है। लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी लगती है। जैसे और लोग अर्थ की चिंता में यानी पैसे की चिंता में लीन रहते हैं, वैसे ही एक कवि किस चीज की चिंता में रहता है? एक समाज सुधारक। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों की अद्वित के साथ प्रकट करते हुए मन में झूमना, स्वप्न में लीन रहना कहते हैं। लोग कहते हैं समालोचक गण अपनी बात कहते ही रहते हैं, पर कभी लोग जैसी मौज होती है वैसी ही रचना करते हैं। पर ये बात नहीं है, कवियों पर साहित्य के मीमांसकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि विशेषता नए उनके आदर्श के अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि ये नहीं है कि इन सब कवि जो है जितने भी उनके सिद्धांत सामने रखकर रचना किया जाए, जो भी है बांग्ला के या यूरोप के, हमारे हिंदी में भी ऐसी रचनाएं होनी चाहिए। इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कौतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना और अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ ही समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाली भड़कीले लोगों में आवश्यक अभिज्ञात और स्वतंत्र विचार का अभाव देखकर दुख होता है। यानी हमारे यहाँ पे स्वतंत्र विचार होने चाहिए। जो साहित्य का मूल है वो तो होना ही चाहिए, वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं दिखता। तो ये लेखक की बहुत बड़ी चिंता है। बाकी अब यहाँ से देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने गद्य के बारे में पढ़ा, अब यहाँ से आप पढ़ेंगे आधुनिक काल में काव्य खंड। तो यहाँ पे जब हम काव्य खंड भी पढ़ लेंगे तब जाके हमारा शुक्ल जी के ये रचना लगभग वही 850 पेज का ये है और समाप्त होगा। और ये बहुत सीरीज सफल रहा, हम देख रहे हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से बच्चन जी की सीरीज को कंटिन्यू करें और हम गद्य साहित्य का जो रामचंद्र तिवारी का है उसको लेकर आएँ और वहाँ से जो है अच्छे से कराएँ। डॉक्टर नगेंद्र की जो है अच्छे से कराएँ। तो फिर देखते हैं, है ना। तो अगर आपके पास किसी के पास अच्छे से पीडीएफ हो इनका रामचंद्र तिवारी जी का, तो फिर जो है वो अगर करें तो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। धन्यवाद।